हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की हमारी सीरीज चल रही है। इसमें 4 लेक्चर अभी तक आप लोगों को मिल चुके हैं एंड आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो फर्दर लेक्चर्स अब हम वापस से कंटिन्यू करेंगे इसके। अभी बीच में फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर भी आपको अवेलेबल हुए थे। अब ईएमटी के वापस से आएंगे पहले और उसके बाद फिर वापस से एफएम के लेक्चर आपको मिलेंगे। इन लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ पीडीएफ वगैरह जो भी हैं वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल रहती है। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, उसे जरूर आप ज्वाइन कर लें। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके आईआईटी जैम, सीयूईटी, पीजी के साथ साथ अन्य कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जैसे काफी स्टेट के भी होते हैं, जामिया मिलिया के भी होते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, तो उनमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो मेरे बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे करंटली अभी लाइव जो बैच चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड, विजेता 2.0, विजेता 1.0 भी चल रहा है। ये जो बैच है ये अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर को। इसमें अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है, लाइव में चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके अलावा डेली जो रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती है वो मैकेनिक्स की मिलती है इस बैच के अंदर। और साथ ही साथ विजेता 1.0 है। अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो विजेता 1.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सिलेबस अक्टूबर के लास्ट में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए, रिकॉर्डेड मतलब ऐसा नहीं कि पिछले साल का, इसी साल का जो अगस्त में कंप्लीट हुआ था, अभी उसमें इक्का दुक्का सब्जेक्ट उसमें भी बच रहा है, तो उसके लिए आप सिर्फ अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये लक्ष्य बैच जो है इसमें सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और अभी इसमें 1-2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं जो कि अक्टूबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और लक्ष्य बैच सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम और टिफर आपका टारगेट है, तो उसके लिए है। और अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ आपको सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करनी है या अन्य एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप सीयूईटी पीजी फिजिक्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आईआईटी जैम से सेपरेट है। ये जो बैच है आपको 4500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप सीयूईटी पीजी का मंजिल बैच ज्वाइन करते हैं। लक्ष्य बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम के लिए है। और विजेता 2.0, विजेता 1.0, ये दोनों आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दोनों के लिए है। तो ये बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तो ये आपको देखना है, ये आपका टारगेट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो विजेता 2.0 बैच है इसमें भी डिस्काउंट है और डिस्काउंट के बाद ये आपको 5400 रुपीज का पड़ रहा है। अदरवाइज ये बैच जो है वो 7000 रुपीज का है। तो कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज जो ईएमटी वाला लेक्चर था शाम वाला वो हुआ नहीं, तो वो लेक्चर मैं अभी ले रहा हूं, तो एफएम वाला कल कर लेंगे अपन ना। रिकॉर्ड मैंने किया नहीं कि वो रिकॉर्ड करने में थोड़ा जोर आता है। तो ईएमटी का जो 5th लेक्चर है, मैंने आपको कहा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल को हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। दोनों ही साथ में चलेंगे पैरेलली, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। ठीक है, चलो वही तो स्टार्ट किया जाए बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन बहुत सिंपल सी आप लोगों ने पढ़ी भी है कि किसी चार्ज, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से और किसी पॉइंट पर लाने के लिए, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए आर्बिट्रेरी पाथ से, आर्बिट्रेरी पाथ मतलब कोई भी रैंडम पाथ अगर लिया हुआ है, कोई भी रैंडम पाथ मीन्स कि यहां पर हमें पॉइंट को लाना है, इस यूनिट चार्ज को मेरे को यहां से लाना है। लेट सपोज ये इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से इसको रैंडम पाथ में यहां से यहां पर लाया हूं। इसको यहां से यहां तक लाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है उस काम को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं V = W/Q0, जहां W जो है वो इस यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में किया गया काम है। आगे चल के इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको डिफाइन करूंगा कि इसको बात क्या हो रही है या ये जो वर्क है ये है क्या। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी कि एक इनफाइनाइट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आपको किसी पॉइंट तक लाना है तो उसको लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और वो जो काम है वो किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है।
मतलब कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करते थे कि उसका डायरेक्शन लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। और v इक्वल्स टू क्या है, W अपॉन क्यू नॉट, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर कूलम, या फिर इसको वोल्ट भी लिखा जाएगा। डायमेंशन इसकी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी ml2 t-3 a-1। ए का मतलब है एम्पियर, ml2 t-3 a-1। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है KQ अपॉन R1, ये फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देता हूं, वैसे आगे चल के फिर बात करेंगे। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हम लिखते हैं KQ अपॉन R, जहां Q विद हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। मैं आगे चल के फॉर्मूला वापस से बताऊंगा, वैसे आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक डिस्टेंस के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो उसको हम लेते हैं KQ अपॉन R। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी वजह से एक पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, लेट सपोज हमारे पास चार्ज है -Q1, यहाँ पर है -Q2, ये +Q3 है, ये -Q4 है, और इसकी वजह से P पॉइंट पर चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और डिस्टेंस हमें दी हुई है R1, R2, R3, R4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम फोर्स के केस में हम क्या करते थे, उनका एल्जेब्रिक समेशन करते थे, वेक्टर सम करते थे। अब क्योंकि ये तो स्केलर है तो सीधा सीधा हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते जाएंगे और उनको जो भी उनका सम आएगा उसको करते जाएंगे। अगर मैं -Q1 चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल निकालता हूं तो उसको हम क्या लिखेंगे, -KQ1 अपॉन R1। इसी तरह से -Q2 की वजह से लिखते हैं तो उसको लिखेंगे -KQ2 अपॉन R2। इसी वजह से +Q3 की वजह से लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा KQ3 अपॉन R3। और सिमिलरली -Q4 की जब वजह से लिखते हैं तो -Q4 अपॉन R4। और एल्जेब्रिक समेशन में हम उसको शो करना चाहेंगे तो I की वैल्यू 1 से और x तक जहां तक भी हम लेके जा रहे हैं उसको KQI अपॉन R। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैंने बता दी। आगे बात करते हैं। अब मैंने एक केस लिया, मैंने क्या केस लिया, मैंने दो चार्ज लिए। एक चार्ज है A, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है B। A पर जो चार्ज है उसका वैल्यू है +Q, मैग्नीट्यूड उसका Q है और उसका नेचर पॉजिटिव है यानी कि +Q चार्ज है। और B पर जो चार्ज है वो है -Q। हमें इन दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके सेंटर पर, मतलब अगर ये पूरी डिस्टेंस 2r है तो r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं तो पोटेंशियल मैं कह रहा हूं स्केलर क्वांटिटी है तो वो विद मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, जो चार्ज का साइन होगा उसके साथ लिखा जाएगा। तो अगर मैं A के कारण P पर पोटेंशियल निकालता हूं तो क्या लिखा जाएगा, KQ अपॉन R, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां पर चार्ज पॉजिटिव है। इसी तरह से B के कारण मैं P पर अगर चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा, -KQ अपॉन R, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो नेट चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R -KQ अपॉन R इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यदि दो इक्वल चार्ज, दो इक्वल मैग्नीट्यूड में पर नेचर में अपोजिट चार्ज हैं तो उनके सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होगी, उनके सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होगा, कि अगर ये पॉजिटिव है और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, मतलब सेंटर पर पोटेंशियल 0 हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा इस केस में। फिर अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं और ये इनके जो नेचर है वो भी सिमिलर है, मतलब सिमिलर नेचर के हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उस केस में अगर इस P पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो यहां पर अब पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2KQ अपॉन R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों में अपोजिट जाएगा, दोनों अवे फ्रॉम द चार्ज होंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि सीधे सीधे स्टेटमेंट बन गए हमारे पास कि अगर दो चार्ज हैं, अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट नेचर के हैं तो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा पहले केस में और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। यदि वो दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है और वो सिमिलर नेचर के हैं तो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं होगा, V इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है, ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो।
चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल लिखना है। फॉर्मूला V इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dV का, और यहाँ पर dq जो है वो अलग अलग आएगा। अलग अलग का मतलब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से dq की वैल्यू अलग होगी। नहीं नहीं, इतना टफ नहीं जाएगा क्वेश्चन, इतने टफ नहीं जाएंगे। हाँ, जो अभी इस बार आए थे ना, जैसे क्वेश्चन 2023 में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, तो वो 2 घंटा उनके लिए कम पड़ रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन में भी अगर 3-4 लाइन की कैलकुलेशन भी है तो उसके लिए टाइम चाहिएगा आपको। तो पेपर टफ नहीं जाएगा। 1 घंटे में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहे वो फॉर्मूला बेस्ड हो, उनको आराम से चाहिए। 75 क्वेश्चन को आप 1 घंटे से ज़्यादा टाइम में ही करोगे, अगर वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हुए तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं जाएगा। वही न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आएगा, वो फॉर्मूला बेस्ड पेपर आएगा, जैसा 2023 का था। टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए वो जो पार्ट है वो हटा दिया। तो डी क्यू यहां पर अब 3 तरह से बनेगा। एक बनेगा लैम्बडा और डी एल, एक बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी एस, और एक बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू रो और डी बी। ये यहां पर डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो वहां पर मैं और अच्छे से बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर, यहां बात करो पहले इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। पॉइंट चार्ज है Q और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है किसी पॉइंट P पर, तो उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू होती है KQ/R। अगर ये जो मीडियम है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 KR, जहां K क्या होगा, K होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जहां K का मतलब क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है। फिर अगर हम ऐसा करें कुछ कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक डिस्टेंस है T1 और एक डिस्टेंस है T2, और पहले का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K1, दूसरे का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है K2। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था, तो यहां पर इक्विवेलेंट जो लेंथ होगी वो इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगी, एक बनेगी T1/√K1, दूसरी बनेगी T2/√K2, एक बनेगा T1/√K1 और दूसरा बनेगा T2/√K2। तो ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट यहां पर रख देंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्क्वायर हो गया था, यहां पर क्या होगा T1/√K1 और ये क्या हो जाएगा T2/√K2। अब मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो ब्लू कलर से दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये। ठीक है। यहां पर एक जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रेड कलर का एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मैं इसको और अच्छे से शो कर देता हूं, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो हमें किसी चार्ज को, हमें इस चार्ज को 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक लेके जाना है, यहां से लेकर और यहां तक हम लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये जो चार्ज है किसमें रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है, तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फील्ड उसको अपने साथ फ्लो कराएगा। कहने का मतलब है ये जो फोर्स दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, QE। क्या होगी, QE। अब ये ठीक वैसे है जैसे एक नदी का फ्लो चल रहा है, एक रिवर का फ्लो चल रहा है, और रिवर का फ्लो ऐसे चल रहा है, और मेरे को अगर ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, या मेरे को ऐसे जाना है, तो मेरे को रिवर के फ्लो के ऑपोजिट चलना पड़ेगा। और रिवर के फ्लो के अगर मैं ऑपोजिट जा रहा हूं तो मैं अपने आप तो जा नहीं सकता, तो मेरे के ऊपर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मेरे को वहां से यहां तक ले जाने के लिए, इस ऑपोजिट फ्लो में चलाने के लिए मेरे ऊपर काम किया जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, इस चार्ज को इस एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट लेके जाना है, यानी कि इसको इस पाथ पे मेरे को चलाना है। इस पाथ पे मेरे को चलाना है, तो मेरे को इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये इस पाथ पर चले। तो मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको मैंने लिखा F एक्सटर्नल। अब ये F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है कम से कम किसके बराबर हो कि ये जो चार्ज है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करे। तो एक्सटर्नल फोर्स की कम से कम वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, QE। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, QE।
तो इस एक्सटर्नल फोर्स का कम से कम जो मैग्नीट्यूड है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा दिया इतना, ये डीएल डिस्प्लेसमेंट करा दिया, या डीएक्स भी लिख सकते हो। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डीएल। हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं इसको, 1 से 2 तक। अब मैं इसको फ्लो के ऑपोजिट ले जा रहा हूं, ऑपोजिट ले जा रहा हूं तो मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूं, अगेंस्ट जा रहा हूं तो ये जो एफ एक्सटर्नल है ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्यू ई, क्योंकि मैं इसके ऑपोजिट जा रहा हूं। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, और 1 से 2 तक कितना हो जाएगा, ई डॉट डीएल, 1 से 2 ई डॉट डीएल। तो ये क्या हो गया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ता है उसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस क्यू 1 से 2 और ई और डॉट डीएल। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली शिफ्टिंग अ चार्ज क्यू। चार्ज क्यू की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोकूलम है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 की पावर 3 आई कैप, 10 पावर 3 आई कैप फ्रॉम पॉइंट 1 2 टू क्यू 3 4। तो 1 2 से और कहां तक लेके जा रहे हैं, 3 4 तक लेके जा रहे हैं। तो हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो चार्ज यहां लिख दिया 1 से 2 और ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल। अब जो वैल्यू है वो डालो, क्यू की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये सॉरी 1, तो ये हो गया 1 कूलम, 1 माइक्रोकूलम। अब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 आई क्यूब। तो इसको एक बार मैंने लिख दिया ई आई कैप, कितना लिख दिया, ई आई कैप। अब जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहां डीएल लिखना है, डीएल। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे हैं। यहां देखो, ध्यान से देखो, 2 पॉइंट है, एक्स वाई। तो इसका मतलब जो डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर, वो डीएल वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, डी एक्स आई कैप और प्लस डी वाई जे कैप। किसके बराबर हो जाएगा, डीएल डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। तो यहां मैंने लिख दिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो पहला बनेगा -1 और ये बनेगा x1 से x2, x1 से x2 ये बनेगा e dx, क्योंकि i और i का ही होगा, i डॉट j तो क्या देगा, 0, तो e डॉट dx होगा केवल, ये क्या होगा, e डॉट dx। तो यहां से -1 और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा e x2 माइनस x1, e x2 माइनस x1। x2 वाला कौन सा है, 3, और x1 कौन सा है, 1। x2 कौन सा है, 3, x1 कौन सा है, 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 3, और जो चार्ज है वो कितना है, 10 पावर -6 है। तो अब ये पूरी वैल्यू रख दो, -10 पावर -6, 1 माइक्रोकूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 10 पावर 3, पॉजिटिव है ये कितना हो गया, 10 पावर 3। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2 इंटू 10 पावर -3 जूल, -2 इंटू 10 पावर -3 जूल। क्लियर है यहां तक।